नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मैं हूं पूजा भारद्वाज और आज हम ये शो लेकर हाजिर हैं मुंबई से सटे नवी मुंबई से, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से मराठा आंदोलन से जुड़े जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं देर रात भी यहां पर इकट्ठा हैं, क्योंकि मराठा आंदोलन का चेहरा मनोज जरांगे पाटिल, जो कि बीते 6 महीने से आप देख सकते हैं लगातार भूख हड़ताल पर हैं, पद यात्रा कर रहे हैं मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के साथ। कुछ और समय उन्होंने सरकार को दिया है, मुंबई कूच करना चाहते हैं, नवी मुंबई में ठहरे हैं, कल 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। मुंबई में प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं है, लेकिन आजाद मैदान में मंच लग चुका है। हजारों समर्थक यहां पर मौजूद हैं और उनका दावा है कि लाख की संख्या में समर्थक उनके साथ मुंबई कूच करेंगे। देर रात ये ठहरे हुए हैं, आप लोग देर रात यहाँ पर ठहरे हुए हैं, कल की क्या तैयारी है? कल की क्या तैयारी है आप लोगों की? लग रहा है कि सरकार मान जाएगी। हमको आरक्षण होना, बाकी कुछ मालूम नहीं। सरकार मान जाएगी क्या? सरकार जरूर मानेगी, सरकार मानना ही पड़ेगा, सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो नहीं हिलेगा, तो हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। हम हिलेगा नहीं, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमें मुंबई नहीं छोड़ने वाला। भाई कुछ भी होने दो, हम मुंबई नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप लोगों के समर्थक आजाद मैदान में भी वहाँ पर मौजूद हैं। जाने वाले, हम भी जाने वाले हैं। जरांगे पाटिल के साथ हम भी जाने वाले, जो बोलेंगे वही करने वाले हम। आप लोग कहाँ से इकट्ठा हुए? हम पूरा महाराष्ट्र से आया हूँ। हम धाराशिव जिला से आया हूँ। हम बीड से, मैडम हम सांगली जिला से है, सांगली जिला। हम पैठण से, हम बीड जिला से आए हुए। संभाजीनगर। ठीक है, तो आप इन चेहरों को देख रहे हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर इकट्ठा हैं और मनोज जरांगे पाटिल के साथ जो पदयात्रा रही वो इनके साथ चलकर यहाँ पर आए हैं। आजाद मैदान में जगह छोटी है, मुंबई में इजाजत नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में ये मुंबई कूच करने के लिए तैयार हैं अगर सरकार नहीं मानती है। एनडीटीवी से मनोज जरांगे पाटिल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार को झुकना होगा। कल 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। क्या उन्होंने बात की, आइए आपको सुनाते हैं। आज सरकार के प्रतिनिधि आपसे मिलने आए, आश्वासन दिया है, कुछ कागजात दिए हैं, आपने अल्टीमेटम दिया है, क्या बातें हुई? आज रात से लेकर कल तक का प्लान आपका क्या है? प्लान आमरण उपोषणचा है, हम आमरण उपोषण करने वाले हैं, लेकिन उसका सिस्टम येईल आता आने के बाद कल हम 12 बजे क्या करना है वो सांगणार है। आपकी तरफ से हमेशा ये कहा गया कि सरकार दो चेहरे दिखा रही है, एक तरफ से कह रही है कि आरक्षण देंगे, मांग मानेंगे, लेकिन उस तरफ कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। आज की जो बातचीत हुई है, बात का कहाँ आपको लग रहा है कि बात आगे बढ़ी और सरकार इस तरफ चाहती है कि आरक्षण दिया जाए? कदम बढ़ेंगे हम, उनका कदम कस का बढ़ेंगे, देखे थे ना हम भी। आपके मार्च की तस्वीरों के साथ किस तरह से आपको लग रहा है कि दबाव बना है? जब मुंबई कूच करते हुए आप आगे बढ़े, क्या उस कदम से आपको लग रहा है कि सरकार के ऊपर दबाव बना है? दबाव का क्या संबंध नहीं है, वो हमारा है, वो देते नहीं, इसलिए ये लड़ाई। प्रमुख मांग आपकी बताइए। मराठा समाजचा ओबीसी मध्ये समावेश करना, ये हमारी मांग है। तो जिस राज्य में मराठा समुदाय की आबादी करीब 33% हो, तो वहां सरकार को वाकई हर कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। बढ़ते आगे बढ़िए बिहार की बात करते हैं, जहां संशय के हालात बने हुए हैं। आरोपों प्रत्यारोपों के बीच बैठकों मुलाकातों का दौर चल रहा है। इस बीच आरजेडी के बड़े नेता कह रहे हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा, लेकिन अभी तक समय मुलाकात का नहीं मिला है। आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि हमको नहीं लगता कि नीतीश ऐसी गलती दोबारा से करेंगे। आरजेडी के दूसरे बड़े नेता मनोज झा कह रहे हैं कि नीतीश को संशय के हालात साफ करने चाहिए। इससे पहले आज दिन में राजभवन की चाय पार्टी में आरजेडी के नेता नहीं पहुंचे, ना तेजस्वी ना ही तेज प्रताप। कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने अपने घर पर आरजेडी के अहम नेताओं की बैठक बुलाई। बीजेपी में भी बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े कल पटना पहुंच रहे हैं। आज नित्यानंद राय, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी से मिले। माना जा रहा है कि बिहार के मसले पर बीजेपी सहयोगियों को भरोसे में लेना चाहती है। आज दिल्ली में बीजेपी के विस्तार कार्यालय में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी पहुंचे। इसमें बिहार की सियासी हलचल पर चर्चा हुई। बिहार में एक बार फिर से चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अलग अलग बार अलग अलग दलों के गठबंधन के सरकार में वो रहे और मुख्यमंत्री का चेहरा रहते हुए कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो कभी आरजेडी में। और इस बार आरजेडी के सहयोग से चल रही सरकार छोड़ करके नीतीश कुमार इस्तीफ़ा दे सकते हैं और इस्तीफ़ा दे करके बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा बन के बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अगला 1 साल का जो बचा हुआ कार्यकाल है उसे पूरा कर सकते हैं।
सूत्र बता रहे हैं कि शनिवार का दिन बहुत अहम है, क्योंकि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे करके आरजेडी से गठबंधन तोड़ सकते हैं और रविवार को संभव है कि वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लें और उनकी सहयोगी पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी ने इस बीच शनिवार को दोपहर 1 बजे अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सभी सांसद और विधायक विनोद तावड़े, जो कि बिहार के बीजेपी के प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी में पटना में बैठक करेंगे और रविवार को सुबह 10 बजे जेडीयू के तमाम जो विधायक हैं वो सब मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे। तो ये बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के बीच में जो चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ दामन थाम सकते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां इस तरह की हैं कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, लेकिन महागठबंधन की जगह अब सरकार बिहार में एनडीए की होगी। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ पटना से रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए बात करते हैं फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला मामले की। कलकत्ता हाईकोर्ट के अलग अलग आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट की ये जो स्पेशल हियरिंग हो रहे हैं, ये इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ऐसी स्थिति एक हाई कोर्ट में अगर बन जाए तो ये चिंताजनक विषय है जुडिशरी के लिए। न्याय व्यवस्था जो है उसके लिए ये एक चुनौती बन गया है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, अगर आप गौर से देखें तो एक हाई कोर्ट के जज एक दूसरे हाई कोर्ट के जज के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि वो कह रहे हैं कि दूसरे जज जो है, जो डिवीजन बेंच का हेड है, एक जिस बेंच ने इस जज का ऑर्डर को स्टे किया, वो कहते हैं कि वो कोई राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस अभिजीत गांगुली, जिनके ऑर्डर में ये सारे बातें, ये आरोप लगाए गए हैं, ये पहली बार वो खबरों के सिलसिले में नहीं है। इससे पहले वो एक इंटरव्यू दिए थे एक मीडिया चैनल को अपने ही केसेस के ऊपर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस बात को लेकर पुल अप किए थे। कहते कि आप जो केसेस आपके सामने उस पर आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। उसके बाद केसेस के रीअसाइनमेंट की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। उसके बाद कुछ दिन पहले यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस गांगुली के कोर्ट बॉयकॉट भी किए थे लॉयर्स ने, बार एसोसिएशन ने, क्योंकि एक वकील के साथ ऐसा कुछ ऑर्डर उन्होंने पास किया था जो न्याय व्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो अब वो एक फेलो जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो कोई राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ कॉन्वर्सेशंस भी पब्लिक डोमेन में लाए हैं जो ऐसे होते हैं कि लगते हैं कि आपको कुछ जज के बारे में जो पर्पटेड कॉन्वर्सेशन है वो पब्लिक डोमेन में ले आना, और ये अपने ऑर्डर में वो कहे हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी गंभीर विषय बन चुके हैं जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की ये जो स्पेशल हियरिंग इसी विषय पे होने जा रहे हैं। लेकिन जस्टिस गांगुली के लिए ये कोई पहली बार नहीं है जब उनके कोई ऑर्डर से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुए हैं, और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उनके एक पोजीशन ऐसे परसीव किया गया है, जिसके बाद तृणमूल ने भी इस मामले में एक रिएक्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जस्टिस गांगुली को कोर्ट छोड़ देनी चाहिए, पॉलिटिक्स में आ जानी चाहिए और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वो पॉलिटिकल कमेंट्स करते हैं जुडिशियल प्लेटफॉर्म से, ऐसे तृणमूल का आरोप उनके खिलाफ रहा है। और ये एक गंभीर विषय बन गए हैं ना सिर्फ कलकत्ता हाईकोर्ट के लिए बल्कि पूरे न्याय व्यवस्था के लिए। ज्ञान वापी से जुड़ी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने बड़ा दावा किया कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक मंदिर मौजूद था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं तनिष्क पंजाबी की इस रिपोर्ट में। ज्ञान वापी मामले में एक नया मोड़ आया जब वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग की सर्वे रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं और मस्जिद कमेटी को सौंपी गई। हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्ञान वापी मस्जिद की जगह पर एक मंदिर था और उनके हिसाब से ये सबूत है कि इलाके में एक हिंदू मंदिर था। 3 हिंदू महिलाओं ने ये अदालत में दावा करते हुए याचिका दी थी कि जहां मस्जिद है वहां एक मंदिर हुआ करता था। इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी
ग्रंथा तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप, और ये एएसआई कह रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था, ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। भारतीय पुरातत्व विभाग को सर्वे करने में 90 से ज्यादा दिन लग गए। मस्जिद कमेटी ने कहा कि वो रिपोर्ट को पढ़कर उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराएगी। उसको पढ़ लेंगे तो उसका जो ऑब्जेक्शन होगा वो भी करेंगे, और जो रिपोर्ट दाखिल किया है उसमें जो आलोक त्रिपाठी जी इनके रिप्रेजेंटेशन में, और हो सकता है कि हम उनको क्रॉस एग्जामिनेशन में उनको बुलावें। अदालत ने अभी ये फैसला नहीं सुनाया है कि वहां के ढांचे की प्रकृति या स्वरूप क्या था। अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। पिटिशनर्स ने कहा है कि वो अब एसआई सर्वे मांगेंगे वजू खाना एरिया का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। ये पूरा सागा कैसे अनफोल्ड होता है सिर्फ समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ हिमांशु और तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। और भाई आपको दिखाते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर किस तरह से कर्तव्य पथ पर दिखा नारी शक्ति का दम। परेड से लेकर हर जगह महिलाओं का ही बोलबाला रहा। फ्रांस की सेना का दस्ता भी दिखा। सिख रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों का जोश देखते ही बना। अर्धसैनिक बलों के मार्चिंग दस्ते भी महिलाओं के रंग में नजर आए। बीएसएफ का ऊंट दस्ता और बैंड अपने खास रंग में नजर आया। राज्यों की झांकियों में देश की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखी। उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या में श्री राम लला दिखे, वहीं लद्दाख की झांकी में महिलाएं आइस हॉकी खेलती दिखी। परेड की तरह झांकियों में महिलाएं ही फोकस में रही।